वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो हमारी एनसीईआरटी सोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हमने एनसीईआरटी सीरीज चालू कर रखी है, जहाँ पर हम सारे एनसीईआरटी के सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया हमेशा कि एनसीईआरटी की थ्योरी तो आपको अच्छे से पढ़नी ही पढ़नी है एनसीईआरटी से, और साथ ही में उसके क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने होते हैं। इसी के लिए बच्चों हमने आपके लिए सीरीज चलाई है। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज एकता सोनी एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। So number one question is saying कि group the following as nitrogenous base and nucleosides। देखो यार, तुमको इसको कैटेगराइज करना है। जो भी आपको गिवन है यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस और न्यूक्लियोसाइड्स को कैटेगराइज करना है। तो इनमें से कौन से नाइट्रोजनस बेस है और कौन से न्यूक्लियोसाइड्स हैं। तो फर्स्ट वन इज एडेनिन, साइटिडीन, थाइमीन, ग्वानोसिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यार आपके पास में जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो तो बेटा आपके पास में एडेनिन होगा, थाइमीन होगा, यूरेसिल होगा एंड साइटोसिन होगा। ये आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो सिंपल बेस है। इसके साथ में कोई शुगर, कोई फॉस्फेट कुछ नहीं अटैच है, तो इसलिए हम इसको न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में नाइट्रोजनस बेस की मैं बात करूँ तो बच्चों नाइट्रोजनस बेस कौन हो जाएगा, N2 बेस जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा आपके पास में, एडेनिन हो जाएगा, एंड साथ साथ में थाइमीन हो जाएगा, एंड साथ साथ में यूरेसिल हो जाएगा, एंड आपके पास साइटोसिन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास नाइट्रोजनस बेस होते हैं। और अगर हम अपन बात करें किसके बारे में, न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में, न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में कि नाइट्रोजनस बेस के साथ में अगर शुगर अटैच हो जाती है तो हम न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे उसे। एंड वो न्यूक्लियोसाइड के अंदर आपके पास में साइटिडीन आ जाता है, एंड आपके पास में बच्चों क्या आ जाता है, ग्वानोसिन आ जाता है। तो ग्वानोसिन जो होता है ये न्यूक्लियोसाइड हो जाता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड इज नाइट्रोजनस बेस के साथ में अगर अपन शुगर अटैच कर दे तो वो न्यूक्लियोसाइड कहलाता है, साइटिडीन एंड ग्वानोसिन। ठीक है, ये हो जाएगा आपके साथ में। आगे बात करते हैं नंबर 2 क्वेश्चन की तरफ। इफ अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज 20% ऑफ साइटोसिन, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ एडेनिन इन द डीएनए। आप मानोगे नहीं, नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अगर बेटा साइटोसिन 20% है तो ऑब्वियस सी बात है कि साइटोसिन जितना होता है उतना ही क्या होगा, ग्वानिन भी होगा। अगर साइटोसिन 20% है तो ग्वानिन भी क्या हो जाता है, 20% हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एडेनिन का, है ना, एडेनिन को कैलकुलेट करना पड़ेगा परसेंटेज। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यार टोटल 100% होता है अपना, तो 20% अगर साइटोसिन है तो 20 कितना हो गया अपना, ग्वानिन हो गया। तो 40% ये हो गया, तो 100 में से 40 कितने चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 60 बचेंगे। तो जो बाकी का 60% होगा वो 60 के अंदर से 30 और 30 जो होता है वो डिवाइडेड होता है एडेनिन और थाइमीन के लिए। तो एडेनिन और थाइमीन 30% हो जाएगा। तो आपसे एडेनिन का परसेंटेज पूछा गया है तो दैट विल बी द 30%। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन इज इफ द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज रिटन एज फॉलोज। आपके सामने एक सीक्वेंस लिखा हुआ है एक स्ट्रैंड का, डीएनए का। तो सीक्वेंस में आप देखेंगे एंड उसके बाद में आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इन 5 to 3 डायरेक्शन। देखो यार, आपको पता है कि डीएनए जो होता है ना वो क्या होता है, डबल स्ट्रैंडर्ड होता है, राइट। एक होता है 5 to 3 का स्ट्रैंड, एक होता है 3 to 5 का स्ट्रैंड, है ना। तो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं आपके पास में। तो आपके पास अगर 5 to 3 डायरेक्शन में दे रखा है तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड 5 to 3 डायरेक्शन में ही लिखना है। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि जो दूसरा स्ट्रैंड है वो लिखना है। तो देखो यार, मैं 5 to 3 की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास में 5 के अंदर क्या आ जाएगा कि जो आपका 5 to 3 ये ऊपर वाले के अंदर आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर वाले में जो 5 to 3 है ये वाला, यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो 3 की साइड में है ये मतलब इस वाले स्टैंड के ऊपर जो सीक्वेंस है इसके जस्ट उल्टा सीक्वेंस कहाँ रहता है, दूसरे वाले स्टैंड के ऊपर। उल्टा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब अगर 5 के ऊपर एडेनिन है तो अगले वाले स्टैंड के 3 के ऊपर कौन होगा बच्चों, इसके साथ में बॉन्ड बनाने वाला प्रेजेंट होगा, है ना। इसके साथ में बॉन्ड बनाने वाला प्रेजेंट होगा, दैट विल बी आपका क्या, थाइमीन प्रेजेंट होगा। तो अगर बेटा हम इसके साथ में बॉन्डिंग बनाने की बात करें, थाइमीन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। एंड साथ ही साथ में बच्चा ये अगर अपन थाइमीन की बात करें, थाइमीन के ऊपर क्या होगा, थाइमीन के साथ बॉन्ड एडेनिन बनाता है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, एडेनिन के साथ थाइमीन, फिर एडेनिन, फिर साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमीन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमीन, एडेनिन,
साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, कुछ इस तरीके से बच्चों। तो ये स्ट्रैंड्स ना एंटी पैरेलल होते हैं। अगर ये वाला 5'3' स्ट्रैंड है तो ये वाला 3'5' होगा। अब आपसे किस साइड में पूछा गया, आपसे 5'3' डायरेक्शन का पूछा गया है, तो आप 5'3' कैसे बताएंगे, GCAT इस तरीके से बताएंगे, ना कि 3'5' बताएंगे। तो यही आपको बताना है, ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का पूरा सीक्वेंस, जो आप 3'5' नहीं 5'3' बताएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। इफ द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिटन एज फॉलोज, तो आपके पास में पूरा स्ट्रैंड दे रखा है। अब आपको सीक्वेंस बताना है mRNA का, है ना, mRNA का सीक्वेंस बताना है। तो देखो यार, ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनता है, mRNA बनता है। तो आपको मैं बता दूं कि डीएनए में जो भी सीक्वेंस होता है वो mRNA के अंदर क्या होगा, आपको पता है आरएनए के अंदर एडेनिन के साथ थाइमिन नहीं अटैच होता, यूरेसिल अटैच होता है, राइट। थाइमिन डीएनए की पहचान होती है और यूरेसिल आरएनए की पहचान होती है, राइट। एंड उसके बाद साइटोसिन होता है, ग्वानिन होता है, ये तो सब कुछ वैसे के वैसे ही होते हैं। तो अगर बेटा अगर हम इसकी पूरी की पूरी सीक्वेंस की बात करें कि mRNA का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर mRNA का सीक्वेंस क्या हो जाएगा बेटा जी, कि ये सब कुछ सेम रहेगा। एडेनिन ऐसा का ऐसा रहेगा, थाइमिन की जगह बेटा यूरेसिल आ जाना चाहिए, ग्वानिन ऐसा ही रहेगा, सब कुछ थाइमिन जहाँ जहाँ है वहाँ यूरेसिल आप कर दो, है ना, वहाँ पर आपको बस यूरेसिल करना है, दैट्स इट। ये ही आपको पूरा सीक्वेंस फॉलो करना है। तो यहाँ पर बेटा जी मैंने क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ थाइमिन की जगह क्या लिखा है, यूरेसिल लिखा है। तो ये यूरेसिल लिखा है और हमको पता है कि जो mRNA बनता है वो भी 5'3' डायरेक्शन में ही बनेगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन 5'3' डायरेक्शन में ही हो रहा है। तो ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा mRNA का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स लेट वॉटसन एंड क्रिक टू हाइपोथेसाइज द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। देखो यार, डीएनए रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव मोड मतलब क्या प्रॉपर्टी है जो डीएनए डबल हेलिक्स की, जिसने हाइपोथाइज मतलब जिसकी वजह से हम हाइपोथेसिस कर पाए, वॉटसन और क्रिक ने हाइपोथेसिस कर पाए कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है डीएनए रेप्लिकेशन का। तो उसमें क्या होता है ना, वो बताते हैं कि बच्चों डीएनए जो होता है वो क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, ऊपर से एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं, राइट। एक 5'3' होगा तो एक 3'5' होगा, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं आपके पास में। तो डबल स्ट्रैंडेड होता है नेचर के अंदर, एंड साथ साथ के अंदर क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल होता है, राइट। डबल स्टैंडर्ड एंड एंटी पैरेलल होता है आपके पास में, सेमी कंजर्वेटिव मोड ये रखता है। दैट मीन्स कि दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, ये दोनों ही स्ट्रैंड्स अनकॉइल होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो ये स्ट्रैंड्स अनकॉइल होंगे, पहले कॉइल्ड फॉर्म में है, तो ये अनकॉइल फॉर्म में रहेंगे। तो होगा क्या उससे कि दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ईच स्ट्रैंड्स जो होता है वो एक एक टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है। जब ये अनकॉइल होगा ना डीएनए, तो आपके पास में क्या होगा, ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स में एक स्ट्रैंड और दूसरा जो स्ट्रैंड होता है वो क्या होता है, सेपरेट होकर दोनों ही क्या होते हैं, टेम्पलेट की तरह बिहेव करते हैं। तो ये भी एक टेम्पलेट है हमारे पास और ये भी एक टेम्पलेट है। ये एक टेम्पलेट 5'3' होता है और दूसरा टेम्पलेट 3'5' होता है। तो ये दोनों ही हमारे पास में क्या होते हैं, टेम्पलेट होते हैं। और नए ये जो टेम्पलेट हमारे स्ट्रैंड्स होते हैं, इन टेम्पलेट स्ट्रैंड्स से हम हमारा नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स आराम से बना सकते हैं। तो नए स्टैंड से हम मतलब टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर हम नया स्टैंड आराम से बना सकते हैं, ताकि उसको हम बोल देते हैं सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव के अंदर हमने क्या बेटा कि पेरेंट मॉडल जो था पूरा डीएनए का, जिसमें 2 स्ट्रैंड्स थे, दोनों एंटी पैरेलल थे, इन दोनों स्ट्रैंड्स को हमने क्या करा, अलग अलग कर दिया और टेम्पलेट की तरह दोनों बिहेव करने लग गए। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही इसका रेप्लिकेशन होगा तो नया जो स्ट्रैंड आएगा, वो जो नया स्ट्रैंड आएगा बच्चों, वो नया स्ट्रैंड क्या होता है, वो अलग स्ट्रैंड होता है। और जो पुराना एक स्ट्रैंड होगा वो तो पेरेंट स्ट्रैंड है, उसमें तो कोई फर्क नहीं आया, वो पहले से ही प्रेजेंट था। और जो नया आया है वो नया बना है यहाँ पर, राइट। ऐसे बेटा यहाँ पर भी वो नया बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 50% तो येलो है, 50% जो है वो क्या है, हमारा पूरा का पूरा येलो पोर्शन, जो कि क्या होगा, पेरेंटल पोर्शन शो करता है, पेरेंटल पोर्शन शो करता है। और जो 50% होता है बेटा, वो पेरेंटल पोर्शन शो नहीं करता, 50% शो करता है कि जो न्यू स्ट्रैंड होते हैं ना, वो आके यहाँ से अटैच हो जाते हैं।
तो न्यू स्ट्रैंड यहाँ से आके अटैच हो जाते हैं, इसलिए हम बोलते थे बच्चों की सेमी कंजर्वेटिव मोड है। सेमी कंजर्वेटिव मोड का मतलब होता है, सेमी मतलब आधा, कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व करके रखना, मतलब यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर को आधा कंजर्व करके रखा गया है और बाकी का आधा जो स्ट्रैंड होता है, यानी कि बाकी का 50% जो कैरेक्टर आता है वो न्यू स्ट्रैंड से आता है, वो पेरेंटल स्ट्रैंड से नहीं आता है। सो दैट इज हाउ वी आर एक्सप्लेनिंग दैट कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है, जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। दैट वाज अ डीएनए का प्रॉपर्टी, डीएनए डबल हेलिक्स का प्रॉपर्टी, जिसमें ये दोनों ही हेलिक्स जो होते हैं वो एक मतलब सेपरेट होकर क्या फॉर्म करते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड्स फॉर्म करते हैं। दोनों ही स्ट्रैंड्स एक टेम्पलेट की तरह बिहेव करते हैं, है ना। जैसे कि आप अगर सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर तो क्या होता है बच्चों, दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट की तरह बिहेव नहीं करते हैं, है ना। वहाँ पर एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है कोडिंग, और एक होता है आपका कोडिंग स्ट्रैंड की तरह बिहेव करता है। तो कोडिंग स्ट्रैंड के ऊपर कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, बस टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर होता है, जो कि यहाँ पर दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स ही आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड्स की तरह बिहेव करते हैं और आगे जाके इनमें रेप्लिकेशन हो रहा होता है। तो दिस इज हाउ वी कैन कॉल इट semi conservative mode of replication. Next question is, depending upon the chemical nature of the template, DNA or RNA, and the nature of nucleic acid synthesized from it, DNA और RNA, list the type of nucleic acid polymerases. सबसे पहली बात तो ये polymerases क्या होते हैं, ये होते हैं बच्चों पर्टिकुलर एंजाइम, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है कि केमिकल नेचर के ऊपर डिपेंड करता है टेम्पलेट के, यानी कि DNA और RNA का केमिकल नेचर, एंड द नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज फ्रॉम इट। तो आपको मैं बता दूं यार, डीएनए और आरएनए का जो डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड होता है, इनका मतलब डीएनए से डीएनए बन रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, या आरएनए से डीएनए बन रहा है, या फिर आरएनए टू आरएनए बन रहा है, क्या बन रहा है उस हिसाब से आप केमिकल उस हिसाब से आप बता सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड यानी कि पॉलीमरेजेस जो एंजाइम हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं। तो अगर यार हमें डीएनए से डीएनए बनाना है तो हम क्या करेंगे, डीएनए से डीएनए बनाना होगा तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ये यूज़ कर रहे होंगे। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है बच्चों हम ये यूज़ कर रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है, सिंथेसिस होता है किसका, डीएनए का, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, नया डीएनए बनेगा, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। नंबर 2 आप बताते हैं बच्चों डीएनए से आरएनए, दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन। तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं डीएनए, वहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, डीएनए डिपेंडेंट, वहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ना, ये आपका हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी बेटा सिंथेसिस हो रहा है, किसका सिंथेसिस होता है, आरएनए का, सिंथेसिस ऑफ आरएनए। यहाँ पर कौन सा आरएनए होता है, एमआरएनए सिंथेसिस होता है, दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शन। नंबर 3 स्टेप इज कि आरएनए से हम क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं, उल्टा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन इज डीएनए टू आरएनए बनाना, अब आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से आरएनए बन रहा था तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूज हो रहा था। अब हमने आरएनए से डीएनए बनाया तो हम बोलेंगे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो होता है बच्चों, ये क्या होता है आपका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। नंबर 4 आपके पास में आरएनए टू आरएनए हो जाता है, जिसके अंदर क्या हो जाता है बच्चों, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये भी आपके पास एंजाइम होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका हो जाता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के आपके डिपेंडिंग ऑन दी न्यूक्लिक एसिड, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ टेम्पलेट, है ना। यहाँ पर क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज में टेम्पलेट कौन है बेटा, डीएनए का स्ट्रैंड। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज में टेम्पलेट कौन है, डीएनए का स्ट्रैंड, क्योंकि डीएनए से अब आरएनए बनेगा। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज में टेम्पलेट कौन होता है, आरएनए स्ट्रैंड, जिसमें आरएनए से डीएनए बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है ना। तो कुछ इस तरीके से डिपेंडिंग ऑन टेम्पलेट एंड डिपेंडिंग ऑन दी न्यूक्लिक एसिड का टाइप नेचर, है ना, तो उसके हिसाब से अपन बोल देते हैं कि कौन सा पॉलीमरेज यहाँ पर यूज आएगा। तो नंबर 6 क्वेश्चन यहाँ पर ये हो गया। नंबर 7 क्वेश्चन की आपसे पूछा गया कि हाउ डिड हर्शे एंड चेज डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन इन देयर एक्सपेरिमेंट व्हाइल प्रूविंग दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल। उन्होंने कैसे प्रूव किया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो हाउ डिड हर्शे एंड चेज डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन इन देयर एक्सपेरिमेंट, कैसे उन्होंने डीएनए और प्रोटीन को अलग किया, है ना, डिफरेंशिएट किया। तो देखो सबसे पहले यार हर्शे एंड मार्था चेज जो थे, इन्होंने सबसे पहले अपना एक्सपेरिमेंट किस में किया था, हम बात करें
हर्षे एंड मार्था चेज ने बेटा एक्सपेरिमेंट सबसे पहले 1952 में किया था, ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने वायरस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। वायरस क्या होता है हमारा, बैक्टीरियोफेज के ऊपर इन्होंने सबसे पहले अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो बैक्टीरियोफेज जो कि क्या करते हैं, एक वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो इनको हम बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। बैक्टीरियोफेज को इन्होंने चूज किया और एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के हिसाब से उन्होंने क्या किया, उस बैक्टीरियोफेज को मीडियम प्रोवाइड करा और कल्चर किया उसको, है ना, बढ़िया कल्चर किया। और उसकी ऑन अ मीडियम दैट कंटेन, ऐसे मीडियम के अंदर उन्होंने उनको कल्चर किया जिस मीडियम के अंदर आपके पास रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट है, दैट इज P32, एंड सम अदर ऑन मीडियम जो होते हैं, दूसरे मीडियम्स भी हमारे पास होते हैं जिनके पास में रेडियो एक्टिव सल्फर 35 होता है। तो रेडियो एक्टिव सल्फर था एक मीडियम के ऊपर और एक मीडियम के ऊपर था रेडियो एक्टिव P32 रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। तो ये P32 था और एक S35 था। हमारे पास में दो कल्चर मीडिया थे और यहाँ पर हमने बैक्टीरिया को यानी वायरस को या बैक्टीरियोफेज को हमने क्या करा, ग्रो करा या फिर कल्चर करा, है ना। जैसे जैसे वायरस हमारे ग्रो करते जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, जैसे जैसे हमारे बैक्टीरियोफेज यहाँ पर फॉस्फोरस 32 के अंदर ग्रो करते रहे, है ना, कंटेन रेडियो एक्टिव DNA बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन, बिकॉज DNA कंटेन्स फॉस्फोरस बट प्रोटीन कंटेन्स प्रोटीन नॉट। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो हमारा DNA होता है वो DNA क्या होता है बेटा, P32 रखता है अपने अंदर। DNA में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है और DNA के अंदर कभी भी सल्फर नहीं होता। ये सल्फर जो होता है वो प्रोटीन के अंदर होता है, क्योंकि प्रोटीन एक एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है पॉलीमर। तो एमिनो एसिड तो सल्फर वाले भी होते हैं, है ना, सल्फर वाले एमिनो एसिड्स भी होते हैं, तो उनका सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स भी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो सिमिलरली वायरस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन्ड रेडियो एक्टिव प्रोटीन बट नॉट radioactive DNA because DNA does not contain sulfur। तो कुछ वायरस थे बच्चों जो हमारे पास में यहाँ पर लिखा हुआ है कि वायरस ग्रोन ऑन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियोएक्टिव DNA बट नॉट रेडियोएक्टिव प्रोटीन। कुछ जो वायरस थे बेटा हमारे इस फॉस्फोरस वाले में ग्रो करे, कुछ वायरस थे सल्फर वाले में ग्रो करे। रेडियो एक्टिव फेजेस जो होते हैं बेटा इनके ऊपर लगाए गए ताकि हम पता लगा सके कि कौन सा फॉस्फोरस वाला है कौन सा सल्फर वाला है। तो हमने क्या किया, अब यही बैक्टीरिया से हमने एक बैक्टीरिया को क्या करवाया, इन्फेक्ट करवाया। तो ये बैक्टीरिया है, इसके ऊपर ये वायरस यानी कि बैक्टीरियोफेज जो है जिसको हमने ग्रो करवाया इन कल्चर मीडिया में, इनसे उठाकर इसको क्या करवाते हैं, इन्फेक्ट करवाते हैं। जैसे ही हम इनको इन्फेक्ट करवाते हैं हमें पता है कि फॉस्फोरस 32 को हमने किस तरीके से रेडियो एक्टिव फेज दिया है, कि सल्फर 35 से किस तरीके से रेडियो फेज हमने दिया है, ठीक है। सो ये हमको ऑलरेडी पता है एंड ई कोलाई बैक्टीरिया से हमने इसको इन्फेक्शन करवाया। जैसे ही इन्फेक्शन प्रोसीड करता है तो वायरल जो कोट होता है, वायरल कोट यू नो कि दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, है ना। तो वायरल कोट जो होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। वायरल कोट जैसे ही हम इसको इन्फेक्शन प्रोसीड करवाते तो आपको पता है कि वायरस अपना DNA वायरस अपना मटेरियल जो होता है ना वही एक बैक्टीरिया के अंदर भेजेगा। जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस यानी कि बैक्टीरियोफेज होता है वो अपना DNA ही या अपना जेनेटिक मटेरियल ही उस बॉडी के अंदर भेजेगा और कुछ नहीं, प्रोटीन नहीं भेजेगा उसके अंदर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जैसे ही इन्फेक्शन यहाँ पर करवाया गया तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम इसको इन्फेक्ट करवाते हैं तो इन्फेक्शन प्रोसीड किया जाता है। तो जो कोट होता है यानी कि वायरल कोट यानी कि दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, वायरल कोट जो होता है वो रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एग्रीगेटिंग देम इन ब्लेंडर। जब हम इसको ब्लेंड करते हैं तब हमारा ये कोट उतर जाता है, जो वायरल बैक्टीरियोफेज के ऊपर जो प्रोटीन की कवरिंग थी इसको हटा दिया जाता है एंड वायरस पार्टिकल जो होते हैं दे वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन सेंट्रीफ्यूज। तो वायरस जो होते हैं जब हम इनको इस वाले मटेरियल को पूरे को हम सेंट्रीफिकेशन करते हैं बेटा, सेंट्रीफिकेशन करने पर इनको सेपरेट कर लिया जाता है वायरस को, वायरस पार्टिकल को बैक्टीरिया से, ठीक है। तो बैक्टीरिया जिसको इन्फेक्ट किया गया था विथ वायरस की हेल्प से जिसको हमने इन्फेक्ट किया था, तो उसमें क्या होता है बेटा, रेडियो एक्टिव DNA जो था वो वहाँ पर प्रेजेंट था, इंडिकेटिंग दैट DNA वॉज द मटीरियल दैट पास्ड फ्रॉम द वायरस टू बैक्टीरिया। जब हमने उसको सेंट्रीफिकेशन किया एंड तब हमने बैक्टीरिया को देखा तो बैक्टीरिया के अंदर पाया गया कि प्रोटीन जो होता है ना वो नहीं जा रहा है उसके अंदर। रेडियो एक्टिव कौन सा गया था, रेडियो एक्टिव P32 फॉस्फोरस मिला था उसके अंदर उस बैक्टीरिया को जब इन्फेक्ट करवाया गया। तब हमें पता चला कि बैक्टीरिया के अंदर जो वायरस से मटेरियल जा रहा है दैट इज नॉट सल्फर, दैट इज फॉस्फोरस। एंड फॉस्फोरस किस में प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन DNA ओनली। तो हमने ये बता दिया, दिस इंडिकेट्स दैट प्रोटीन डिड नॉट एंटर इन द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस, DNA इज देयरफॉर द जेनेटिक मटेरियल, दिस इज द पास फ्रॉम द वायरस टू बैक्टीरिया। तो ये हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, रिपीटेटिव DNA एंड दी आपका रिपीटेटिव DNA एंड द सेल्फ
रिपीटेटिव डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए, इनके बीच में डिफरेंशिएट करना है। तो देखो यार, सबसे पहले अपन रिपीटेटिव डीएनए की बात करते हैं। तो रिपीटेटिव डीएनए एंड साथ साथ में सैटेलाइट डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए में क्या फ़र्क होता है, तो आप देखेंगे ज़रा सा कि रिपीटेटिव डीएनए जो होता है इसमें डीएनए सीक्वेंस होता है। ये रिपीटेटिव डीएनए क्या है, ये एक स्मॉल डीएनए सीक्वेंस है, एक ऐसा डीएनए सीक्वेंस है बच्चों जो कि क्या करता है, सेगमेंट है जो कि रिपीट करता है सेवरल टाइम्स, है ना। दीज आर डीएनए सीक्वेंसेस कंटेनिंग स्मॉल सेगमेंट रिपीटेड सेवरल टाइम्स। एक ऐसा डीएनए का पार्ट जो बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि क्या है, डीएनए सीक्वेंस कंटेनिंग स्मॉल सेगमेंट्स। एक डीएनए में एक ऐसा सेगमेंट जो बार बार रिपीट होता है ना, वो कहलाता है सेगमेंट्स रिपीटेड सेवरल टाइम्स, बार बार ये ना रिपीट होगा, उसको हम बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। सैटेलाइट डीएनए की बात करें तो बेटा ये होते हैं रिपीटेटिव डीएनए, ये भी एक रिपीटेटिव डीएनए का ही सीक्वेंस है कंटेनिंग हाईली रिपीटेटिव डीएनए। मतलब दीज आर रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस कंटेनिंग हाईली रिपीटेटिव डीएनए। सैटेलाइट डीएनए के अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लो ये डीएनए है, इस डीएनए का ये पोर्शन जो है रिपीटेटिव डीएनए है, जिसमें ये वाला डीएनए सीक्वेंस जो होता है वो यहाँ पर इस पूरे डीएनए में बहुत जगह पर रिपीट हुआ है। लेकिन इस पर्टिकुलर रिपीटेटिव डीएनए के पार्ट में सैटेलाइट डीएनए होता है। सैटेलाइट डीएनए के अंदर क्या होगा बेटा, ये रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस जो कि इसमें एक हाईली रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि बार बार रिपीट होता है, दैट इज अ सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस containing highly repetitive डीएनए। ठीक है, इसके बाद में ये जो होते हैं रिपीटेटिव डीएनए की लेंथ जो होती है वो वेरी कर सकती है, सेवरल बेस पेयर्स भी हो सकते हैं, जिसमें 100 बेस पेयर भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वेरी इन लेंथ, ये लेंथ में वेरी कर सकता है। सैटेलाइट डीएनए की बात करें तो बेटा इसकी जो लेंथ होती है वो शॉर्टर होती है, शॉर्टर इन लेंथ, ये लेंथ में छोटे होते हैं एंड बेटा क्लोज होते हैं बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा बेस पेयर्स नहीं होते। यहाँ पर आपके हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स हो सकते हैं, बट यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ बेस पेयर्स ही आपको मिलेंगे। इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, हमारे पूरे के पूरे बल्क में से इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, पूरे बल्क में से हम इसको सेग्रीगेट कैसे कर सकते हैं रिपीटेटिव डीएनए को, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन करके। एंड ये बच्चों लाइट बैंड प्रोड्यूस करता है, वहाँ पर कैसे बैंड प्रोड्यूस करता है, जब हम इसकी डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं तो लाइट बैंड्स करता है, कहाँ पे, डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, उसमें लाइट बैंड करवाते हैं। ठीक है, एंड इसी के साथ में बच्चों अगर हम बात करें सैटेलाइट डीएनए की, तो यहाँ पर भी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, जहाँ पर आपके डार्क बैंड बनते हैं, डार्क बैंड अपीयर हो रहे होते हैं, तो इसको बल्क में से इस तरीके से सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो जब हम डीएनए को पूरी तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन जब करवाते हैं ना, डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, तो डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन में हम रिपीटेटिव डीएनए सैटेलाइट डीएनए को कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं, रिपीटेटिव डीएनए लाइट कलर के बैंड्स दिखाई देगा और यहाँ पर आपको डार्क कलर के बैंड्स दिखाई देंगे सैटेलाइट के अंदर, और दोनों डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हमारे बीच में हमारे पास में डिफरेंस आता है एमआरएनए और टीआरएनए के बीच का डिफरेंस, तो एमआरएनए और टीआरएनए का डिफरेंस जो होता है बेटा, इसमें क्या होता है कि एमआरएनए जो होता है वो एक्चुअली क्या होगा, हाँ जी, ये क्या होता है, सेकेंड, हाँ जी, सो एमआरएनए और टीआरएनए के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए कहते हैं, टीआरएनए को आपको पता ही है, टीआरएनए जो होता है बेटा ट्रांसफर आरएनए होता है। एमआरएनए एक्चुअली क्या करता है, एमआरएनए एक मैसेंजर आरएनए है जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन से बना हुआ होता है। किससे बनता है ये, ट्रांसक्रिप्शन से बन रहा होता है, ट्रांसक्रिप्शन से बनता है एमआरएनए। ठीक है ना, सो आपको पता है यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन से बना है। और ये जो होता है बेटा टीआरएनए एक्चुअली आगे जाके क्या करता है, टीआरएनए जो होता है बेटा वो राइबोसोम के साथ में अटैच्ड होगा, राइबोसोम के साथ में अटैच होगा, एमिनो एसिड के साथ में अटैच होगा, एंड ये क्या सिंथेसाइज करता है, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज करता है। ये क्या करेगा, ये पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज करता है, पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन सिंथेसाइज करने में बहुत हेल्पफुल रहता है।
तो टीआरएनए जो होता है ना बेटा, इसके ऊपर राइबोसोम आके अटैच होते हैं, है ना, और एमआरएनए के ऊपर जो प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनके साथ में मतलब उनका यूज़ करते हुए और एमिनो एसिड के साथ अटैच होते हुए ये क्या करता है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है, दैट मीन्स ट्रांसलेशन जब होता है, तो ट्रांसलेशन होने में टीआरएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जबकि डीएनए से एमआरएनए जब बनता है, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बन रहा होता है ना। और एमआरएनए जो है वो एक एज अ टेम्पलेट बिहेव करके यहाँ पर प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन मीन्स पॉलीपेप्टाइड बनाता है। तो टीआरएनए यहाँ पर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, तो ये एमआरएनए और टीआरएनए का हो जाएगा। अगर आप एमआरएनए की बात करें तो ये एक लीनियर होता है, लीनियर मॉलिक्यूल होता है। एमआरएनए कैसा है, एक लीनियर मॉलिक्यूल है। जबकि इसकी बात करें तो बेटा ये क्लोवर शेप होता है। आपको पता है ना टीआरएनए की शेप क्लोवर शेप्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। इसी के साथ में अगर अपन बात करें बेटा, ये एमआरएनए किस किस से अटैच होता है, एमआरएनए अटैच होता है अटैच्ड टू राइबोसोम ओनली, राइबोसोम ओनली, सिर्फ राइबोसोम से अटैच्ड होगा एमआरएनए। और अगर टीआरएनए की बात करें तो ये किससे अटैच्ड होता है बेटा, राइबोसोम से, एक एंड पे राइबोसोम से और दूसरे एंड के ऊपर एमिनो एसिड से, है ना। ऑन वन एंड ये किससे अटैच होता है, राइबोसोम से, एंड अदर एंड ये किससे अटैच होता है, एमआरएनए से। ठीक है, इस तरीके से, सॉरी एमआरएनए नहीं, एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड से अटैच हो जाता है। इस तरीके से ये क्या बनाता है बेटा जी, प्रोटीन या फिर पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया इसके बीच में। नंबर 3 डिफरेंस है टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर मैं बताऊं बच्चों, टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड की बात करें तो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है एक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, जैसे टेम्पलेट स्ट्रैंड अगर अपन बात करते हैं, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है ना बेटा, उसमें ही जैसे ट्रांसक्रिप्शन जब होता है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो आरएनए के अंदर जो एमआरएनए होता है वो एज अ टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है ना। तो टेम्पलेट वो होती है जहाँ पर कुछ नई चीज़ बन रही होती है। जैसे कि डीएनए से डीएनए बनता है, तो डीएनए के अंदर मैंने आपको बताया कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड्स की तरह बिहेव करते हैं। टेम्पलेट का मतलब है कि ये भी वर्क करेगा और ये भी वर्क करेगा, और दोनों ही क्या करेंगे, नया नया डीएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करेंगे। तो यहाँ पे नया बन जाता है, यहाँ पे नया बन जाता है। तो दीज आर द टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। लेकिन जब अपन एमआरएनए की बात करते हैं तो एमआरएनए जो होता है वो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो ये क्या करेगा, एज अ टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा, और इसके ऊपर क्या बनेगा बेटा, एमआरएनए से आगे जाके प्रोटीन फॉर्म होने लगेगा। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, इसको हम बोल देते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। लेकिन जब डीएनए से आरएनए बन रहा होता है, तो डीएनए से आरएनए बन रहा होता है बेटा, यहाँ पर दो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं। एक 5' to 3' होता है और एक 3' to 5' होता है। तो मैं बता दूं आपको, 5' to 3' ही होता है जो एक टेम्पलेट स्ट्रैंड्स की तरह बिहेव करता है, और 3' to 5' जो होता है वो कभी टेम्पलेट स्ट्रैंड्स की तरह बिहेव नहीं करता, वो कोडिंग स्ट्रैंड की तरह बिहेव करता है। कोडिंग स्ट्रैंड कभी भी आपका एमआरएनए फॉर्मेशन में काम नहीं आता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड्स ही होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, है ना। तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाता है, कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू एमआरएनए, है ना। और ये जो होता है बेटा, इसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखने वाली बात नहीं है। कोडिंग स्ट्रैंड्स जो होता है बेटा, वो कभी भी आपको नई चीज़ बना के नहीं देगा, बट हाँ इतना बोल सकते हैं कि कोडिंग स्ट्रैंड हमेशा और हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके, टेम्पलेट के। तो हम बोलेंगे कि ये ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की तरह बिहेव करता है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड टू दी, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड किसका होता है, ऑफ दी टेम्पलेट स्ट्रैंड का। टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, कोडिंग स्ट्रैंड होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड आपको पता है कि जैसे हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो 3' to 5' जो होता है वो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, 5' to 3' जो होता है वो हमारा क्या होता है, कोडिंग स्ट्रैंड। अच्छा जी, हमने यहाँ पे उल्टा लिख दिया बेटा, ये टेम्पलेट नहीं है, मैं इसको उल्टा कर देती हूँ, 5' to 3' और ये 3' to 5। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये कोडिंग स्ट्रैंड होता है हमारा 5' to 3, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है 3' to 5 ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिस्ट 2 एसेंशियल रोल ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन राइबोसोम क्या काम करता है। तो आप देखेंगे राइबोसोम जो होती है बेटा, वो साइट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की। तो आपको पता है कि ट्रांसलेशन में प्रोटीन ही बन रहा है ना।
तो हम बोले कि दो असेंशियल रोल क्या है राइबोसोम के ट्रांसलेशन के अंदर। तो राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे होते हैं एंड इंडिविजुअल अमीनो एसिड दे अकर्स फ्रॉम इंडिविजुअल अमीनो एसिड, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सब यूनिट, दो सब यूनिट्स होती है इसके अंदर, एक लार्ज सब यूनिट होती है और एक स्मॉल सब यूनिट होती है। जो आपके पास में ये स्मॉल सब यूनिट होती है और जिसके नीचे होती है लार्ज सब यूनिट, तो जो ये लार्ज सब यूनिट होती है बेटा ये हमेशा एमिनो एसिड का बाइंडिंग साइट रखती है, मतलब यहाँ से आके एक एमिनो एसिड जुड़ सकता है। वेराज द स्मॉल सब यूनिट जो होती है बेटा वो अटैच होती है किससे, एमआरएनए से अटैच्ड होती है। तो ये एमआरएनए से अटैच्ड होती है और ये क्या होती है बेटा, अमीनो एसिड के लिए बाइंडिंग साइट इसके पास में होती है लार्ज सब यूनिट में। तो स्मॉलर सब यूनिट अटैच टू एमआरएनए फॉर्मिंग अ प्रोटीन सिंथेसाइजिंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर बेटा प्रोटीन सिंथेसिस होगा डेफिनेटली कि यहाँ पर टीआरएनए आएगा, टीआरएनए यहाँ से अटैच होगा। टीआरएनए किससे अटैच होता है हमेशा, टीआरएनए हमेशा स्मॉल सब यूनिट से अटैच होता है और यहाँ पर आके एमिनो एसिड, हर एक एमिनो एसिड के लिए एक पर्टिकुलर टीआरएनए आएगा और वहाँ से एमिनो एसिड की चेन बना देगा, पॉलीपेप्टाइड चेन। दैट मीन्स कि जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो किससे कनेक्टेड होती है, एमआरएनए से कनेक्टेड होती है और वहाँ पर टीआरएनए से अटैच होकर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस में काम आती है। जबकि लार्ज सब यूनिट होती है वो एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है उसके अंदर, जिसकी वजह से एमिनो एसिड वहाँ पे बाइंड कर सकता है। लार्ज सब यूनिट के पास में लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम हैज टू डिफरेंट साइट टू अटैच टीआरएनए। इट फैसिलिटेट्स एमिनो एसिड टू कम क्लोजर फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। लार्ज सब यूनिट जो होती है बेटा इसके पास में दो डिफरेंट साइट होती है टू अटैच टू टीआरएनए, टीआरएनए को अटैच करने के लिए। 1 सेकेंड, उल्टा बोल दिया क्या हमने, लास्ट वाली लाइन में उल्टा बोल दिया बेटा। ये स्मॉल सब यूनिट से नहीं अटैच होता है टीआरएनए, वेरी वेरी सॉरी, है ना। स्मॉल सब यूनिट से टीआरएनए नहीं अटैच होता है, लार्ज सब यूनिट से टीआरएनए अटैच हो रहा है। तो लार्ज सब यूनिट से जब टीआरएनए अटैच होता है बेटा इट फैसिलिटेट द एमिनो एसिड टू कम क्लोजर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो एमिनो एसिड जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, जितने भी होते हैं वो पास 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 आएंगे तभी तो क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ऑल्सो द राइबोसोम बिहेव्स एज अ कैटलिस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में राइबोसोम एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। दैट मीन्स कि राइबोसोम फटाफट उस रिएक्शन को कंप्लीट करता है। जैसे कि आप देखेंगे 23 आरआरएनए जो होता है, क्योंकि आपको पता है राइबोसोम किससे मिलकर बना है, आरआरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है ना। आरआरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना। तो आरआरएनए जो होता है बेटा वो क्या है, कौन सा आरआरएनए है, यहाँ पे 23S आरआरएनए होता है जो कि एक राइबोजाइम की तरह बिहेव करता है बैक्टीरिया के अंदर। तो ये राइबोजाइम जो होता है बेटा एक एंजाइम है जो कि आपकी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को तेज करता है। तो राइबोसोम एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट इन दी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। तो आप बोल सकते हैं कि राइबोजाइम जो होता है वो क्या करेगा, बैक्टीरिया के अंदर एज अ कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। राइबोजाइम कौन बनाता है, 23S आरआरएनए बनाता है। तो ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मीडियम वेयर ई कोलाई वाज ग्रोइंग लैक्टोज वाज एडेड व्हिच इंड्यूस्ड द लैक ऑपेरोन, then why does lac operon shut down some time after addition to lactose in the medium। देखो यार आपको पता है कि जब हम लैक्टोज को ऐड करते हैं तो हमारे पास में पूरा लैक ऑपेरोन अगर हम देखें तो आपके पास में क्या होता है कि जो आपकी जैसे आप ऑपेरोन के अंदर जब ई कोलाई ग्रो कर रहा होता है उस मीडियम के अंदर तो हम लैक्टोज ऐड करते हैं तो वो विच इंड्यूस द लैक ऑपेरोन को इंड्यूस किया जाता है। तो लैक ऑपेरोन को जब हम इंड्यूस करेंगे बच्चों, है ना, लैक ऑपेरोन को जब हम इंड्यूस करते हैं, है ना, दैट मीन्स कि जो लैक ऑपेरोन के अंदर प्रेजेंट आपके पास में जो जीन होती है दैट इज ZYA, है ना, ये आपके पास में स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं। ये जीन्स क्या करती हैं, आगे जाके अपने अपने एंजाइम्स बनाती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, है ना, इस तरीके से परमेज, ट्रांसएसिटाइलेज, ये एंजाइम्स बनाती हैं। तो इन एंजाइम के फॉर्मेशन बेटा तभी होगा जब इनको कोई बाउंड ना करे, इनको कोई बंद ना करे, पकड़े ना। अब इनको पकड़ लेंगे तो ये अपना एंजाइम नहीं बना सकते। इसीलिए क्या होता है यहाँ पर आपके पास में एक इनहिबिटर होता है ना, और ये ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, रिप्रेसर बाइंड्स टू दी ऑपरेटर रीजन। ऑपरेटर रीजन से बेटा हमारा रिप्रेसर बाइंड कैसे हो सकता है, ये देखो ये डीएनए का पार्ट है, ये डीएनए आगे जाके एमआरएनए बनाता है, दिस इज दी एमआरएनए। पर ये जो एमआरएनए होता है बेटा ये हमारा रिप्रेसर एमआरएनए होता है।
इस रिप्रेसर एमआरएनए में इतनी ताकत होती है कि अगर तुमने लैक्टोज नहीं डाला, अगर तुमने बेटा जी लैक्टोज नहीं डाला यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, ये एमआरएनए से बना हुआ जो रिप्रेसर होता है, वो रिप्रेसर जाकर तुम्हारे ऑपरेटर से जुड़ जाएगा, और इस ऑपरेटर से अगर जुड़ गया तो आगे वाली प्रोसेस में से कोई भी आप यहाँ से ना एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर बेटा लैक्टोज नहीं होता तो इस कंडीशन में होता है कि यहाँ पर कुछ नहीं बनेगा। लैक्टोज होगा तब क्या होगा, रिप्रेसर जो होता है बेटा वो बाइंड नहीं कर पाएगा ऑपरेटर से, तो ऑपरेटर जो है वो खुला रहेगा। तो रिप्रेसर बाइंड ना करे ऐसा हम क्या कर सकते हैं, हम इंड्यूसर डालेंगे। इंड्यूसर इज लैक्टोज। लैक्टोज डालते हैं, इंड्यूसर जो होता है वो रिप्रेसर के साथ में मतलब जुड़ जाता है। इसकी वजह से ये रिप्रेसर जो होता है वो इनएक्टिव बन जाता है। अभी ये रिप्रेसर एक्टिव है, क्यों, क्योंकि रिप्रेसर का काम है ऑपरेटर जीन से जुड़ना और जाकर पूरा का पूरा प्रोसेस रुक जाना। यहाँ पर जो होता है ना बेटा ट्रांसक्रिप्शन होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये सारा का सारा डीएनए ही है, ये सारा डीएनए ही है, ये सारे जीन्स है ZYA, इनसे ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आपका क्या बन जाएगा, आरएनए बनेगा, राइट। आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोक ही देता है, लेकिन इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को ना रोका जाए इसके लिए क्या होगा, हमने लास्ट में इंड्यूसर डाला, ताकि इंड्यूसर डालने से ऐसा नहीं होगा कि ये रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा नहीं, ये बनेगा, आराम से बनेगा, लेकिन होगा क्या, ये रिप्रेसर एमआरएनए से बना हुआ जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है ये आगे जाके ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाएगा। हम इसको वहीं पे रोक लेंगे, क्योंकि हमने इंड्यूसर वहाँ पर चेप दिया। इसको इंड्यूसर चेप देंगे तो बच्चों इंड्यूसर रिप्रेसर को काम नहीं करने देगा, और रिप्रेसर काम नहीं करेगा तो रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाएगा, और रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाएगा तो ऑपरेटर जीन से कौन जुड़ेगा, ऑपरेटर जीन से कोई नहीं जुड़ेगा, खाली रहेगी ऑपरेटर जीन, तो आगे वाले जितने भी जीन्स हैं वो ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से कर पाएंगे, राइट। तो ये सारी चीज हो जाती है बच्चों क्या, हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन 1 or 2 लाइन्स द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, प्रमोटर, टीआरएनए एंड एक्सोन। इन तीनों की हमें फंक्शन को एक्सप्लेन करना है ना। देखो यार, प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर आपको पता है कि जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो हमारे पास में प्रमोटर सबसे पहला आता है। उस प्रमोटर के बिना हमारा ट्रांसक्रिप्शन शुरू नहीं हो सकता। तो हमारा एक सेक्शन ऑफ डीएनए होता है विच एड्स इन इनिशिएटिंग द ट्रांसक्रिप्शन। जब ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होती है तो प्रमोटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो एक बाइंडिंग साइट की तरह बिहेव करता है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि आपके पास में जो सबसे पहला पार्ट है वो प्रमोटर है, प्रमोटर ही ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रमोट करवाने के लिए पूरी एंजाइमेटिक प्रोसेस है ना, एंजाइम्स चाहिए होते हैं। एंजाइम कौन सा चाहिए होगा हमें, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो होता है बेटा वो क्या करता है, डीएनए से आरएनए बनाने का काम करता है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले इस पार्ट पे आके चिपकेगा, दैट इज प्रमोटर। प्रमोटर से आके चिपक जाएगा आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करेगा वैसे ही यहाँ पर शुरुआत हो जाती है बेटा ट्रांसक्रिप्शन की। तो प्रमोटर क्या करता है, इनिशिएट करवाता है, इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने का काम होता है प्रमोटर का। नंबर 2 आपका टीआरएनए हो गया। टीआरएनए का फंक्शन देखिए तो ट्रांसफर आरएनए हम इसको बोलते हैं। टीआरएनए एक स्मॉल क्लोवर शेप्ड आरएनए होता है। ये क्या करता है, एक जेनेटिक कोड को रीड करता है। इसके पास एक कोड आएगा, जैसे कि मान लेते हैं AUG, ये एक जेनेटिक कोडोन है। ये कोड जो होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, AUG। इन तीनों न्यूक्लियोटाइड के कोड को, जेनेटिक कोड को ये पढ़ेगा और उस कोड को ये देखेगा कि यार ये एमिनो एसिड जो है वो कौन सा बना सकता है। क्योंकि आपको पता है कि एक एमिनो एसिड जो होता है, एक एमिनो एसिड किससे मिलकर बनता है, 3 कोडोन से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर आपके पास में 3 कोड्स हो जाते हैं, इनसे मिलकर एक एमिनो एसिड बनेगा। यहाँ पर कौन सा एमिनो एसिड बनता है, जैसे कि इससे मिथियोनिन बनता है, राइट, मिथियोनिन बनता है। तो ये हमारा जो होता है ना, इस कोड को पढ़ेगा और इस कोड को पढ़कर, जेनेटिक कोड को पढ़कर, जो एमआरएनए के ऊपर जेनेटिक कोड होता है उसको पढ़ेगा, एंड उसको पढ़कर बच्चों ये आगे जाके क्या बनाएगा, ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करवाएगा, है ना। तो ये जो होते हैं मतलब जो भी स्पेसिफिक टीआरएनए होता है उसका पर्टिकुलर एक कोडोन होता है। कि ऐसा नहीं कि हर टीआरएनए अपना अपना कोडोन, कोई सा भी कोडोन पहचान लेगा, ऐसा नहीं होता है। हर एक टीआरएनए का अपना स्पेसिफिक कोडोन होता है जिसको वो पहचानता है और उसी को आगे प्रोसीड करते हुए ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। अगर अपन एक्सोन्स की बात करें तो एक्सोन्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर जो एक्सोन्स होते हैं, एक्सोन्स क्या होते हैं, जो कोडिंग सीक्वेंस होता है डीएनए के अंदर, डीएनए के अंदर जो कोडिंग सीक्वेंस होता है विच ट्रांसक्राइब प्रोटीन। मतलब डीएनए के अंदर एक ऐसा सीक्वेंस बच्चों जहाँ से आपका प्रोटीन बनेगा।
डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो उसमें क्या होता है ना कि हम जब डीएनए से आरएनए बनाते हैं, एमआरएनए बन के जब निकलता है ना बेटा, तो उसमें कुछ कुछ जगहों पे क्या होता है, ऐसे एक्सोन्स होते हैं, कुछ कुछ जगहों पे आपके पास में इंट्रॉन्स होते हैं, ऐसे इंट्रॉन्स होते हैं, एक्सोन्स होते हैं, इंट्रॉन्स होते हैं। तो हमारे जो काम का पार्ट होता है ना पूरे एमआरएनए के अंदर, दैट इज आर इंट्रोन। एक्सोन जो होते हैं वो हमारे काम का पार्ट नहीं होते, इसीलिए हम क्या करते हैं ना बच्चों, इनको निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ से बाहर। तो एक्सोन जो होते हैं वो हमारा एक कोडिंग सीक्वेंस होता है इस डीएनए के अंदर, सॉरी इस एमआरएनए के अंदर। तो एक्सोन जो होता है बेटा, एक्सोन कंप्राइजेज लॉन्ग नॉन कोडिंग सेक्शंस ऑफ द डीएनए एज एज इंट्रोन्स। तो हमारे पास में हम क्या करते हैं कि ये एक्सोन्स हमारे पास में ये प्रेजेंट होता है ना। तो हम क्या करते हैं इसकी, आपने सुना होगा कि इसमें से जो हमारे पास में नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है दैट इज कॉल्ड इंट्रोन, है ना। हम इनको निकाल निकाल के फेंक देते हैं और इससे क्या होगा, इनको हम कट कर करके निकाल देंगे और फिर हमारा पूरा जो आरएनए होता है वो अच्छे से बन जाएगा। मतलब जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए होता है उसमें एक्सोन और इंट्रोन दोनों होते हैं। लेकिन बेटा हम वो उसको हम एचएनआरएनए कहते हैं, लेकिन एचएनआरएनए से जब एमआरएनए बनाते हैं तब उसमें क्या होता है ना, हम इंट्रोन्स को बाहर निकाल के फेंक देते हैं क्योंकि हमारे काम की चीज़ नहीं है। एक्सोन्स जो होते हैं हम उनको रखते हैं। ये कोडिंग सीक्वेंस होता है हमारे डीएनए का। क्या होता है ये, कोडिंग सीक्वेंस होता है। और ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। तो हम पूरे के पूरे इस स्टैंड के अंदर से नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हटा देंगे और कोडिंग को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये पूरा एमआरएनए फॉर्म हो जाएगा और यहाँ से प्रोटीन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हमने मेगा जीनोम प्रोजेक्ट क्यों कहा है? सबसे पहली बात तो ये मेगा जीनोम इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर ना हम काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायो इन्फॉर्मेटिक्स यहाँ पर लग रहा है, डेटा बेस्ड काम है पूरा का पूरा। इट रिक्वायर्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सबसे पहले बोलेंगे इट रिक्वायर्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स रिक्वायर होती है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेटा बेसिंग एंड अदर हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस फॉर एनालिसिस, स्टोरेज एंड इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के अंदर। तो हमें काफ़ी सारी इसमें कंप्यूटेशनल डिवाइसेस का यूज़ यहाँ पर होता है एनालिसिस करने के लिए, स्टोर करने के लिए, है ना। तो वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेगा प्रोजेक्ट हम इसको बोल रहे हैं। दूसरा, इट जनरेटेड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर्म ऑफ द सीक्वेंस अनोटेशन। हमारे पास में एक सीक्वेंस अनोटेशन ये जनरेट करता है, आपने देखा होगा इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है। सीक्वेंस अनोटेशन के ऊपर अनोटेशंस, ये सीक्वेंस अनोटेशन की फॉर्म के अंदर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस को, सीक्वेंस एनोटेशन की फॉर्म के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को क्या करता है, जनरेट करता है। तो ये करेगा बेटा इंफॉर्मेशन को जनरेट, है ना। इतनी सारी इंफॉर्मेशन को हम ये जनरेट कर देता है, इसलिए हमारे लिए बहुत मेगा प्रोजेक्ट हो जाता है। इट वॉज कैरिड आउट इन नंबर ऑफ लैब्स एंड कोऑर्डिनेटेड ऑन एक्सटेंसिव स्केल्स, है ना। तो आपको एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर इस मेगा प्रोजेक्ट को किया जाता है एंड ये बहुत ज़्यादा अलग अलग लैब्स में भी इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा मेगा प्रोजेक्ट हो जाता है इस वजह से, है ना। बाकी आप पढ़ सकते हैं इसको एनसीईआरटी से भी, इट्स नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आते हैं फटाफट, व्हाट इज अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मेंशन इट्स एप्लीकेशन। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक्चुअली क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। आपको पता है कि डीएनए जो होता है ना उसमें अलग अलग न्यूक्लियोटाइड लगे हैं, है ना। ये आपके पास में लगे हुए होते हैं, साइटोसिन, ग्वानिन, है ना, ये सारे लगे हुए होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, है ना, ये तो नाइट्रोजनस बेस लगाया मैंने, आपको पता है यहाँ पर शुगर भी होती है, फॉस्फेट भी होता है ना। तो यहाँ पर क्या जाता है, न्यूक्लियोटाइड कह देते हैं हम उसको। तो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है ना। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए टाइपिंग इज अ टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ सर्टेन एरियाज, जिसको हम बोलेंगे बेटा VNTR। मतलब मान लो कि इस एरिया का मुझे सीक्वेंस जानना है कि डीएनए का सीक्वेंस क्या है। इस दुनिया के अंदर हर एक इंसान का ये डीएनए सीक्वेंस जो होता है ना बच्चों, अलग अलग होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी इसलिए अलग अलग आती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सिर्फ फिंगरप्रिंटिंग नहीं है, यहाँ पर अगर आपका हेयर फॉलिकल लिया जाए, बाल लिया जाए, आपका नाखून लिया जाए, तो वहाँ से भी आपकी बॉडी की किसी भी सेल से आपका डीएनए निकाला जा सकता है और आपके डीएनए के अंदर जितना भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है उसको मैच किया जा सकता है।
तो यहाँ पर VNTR को मैच किया जाता है। VNTR इज अ सर्टेन सीक्वेंस इन द DNA, जिसमें एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जिसको अपन पहचानते हैं, है ना, विच आर यूनिक इन ईच इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल में उनका VNTR अलग होता है। ईच पर्सन हैज़ अ यूनिक DNA फिंगरप्रिंटिंग, सबका अपना यूनिक DNA फिंगरप्रिंटिंग होता है। दैट्स वाई अगर कुछ भी मैच कर रहा हो, लेट्स सपोज कि दो इंसान है, दो इंसान की शक्ल भी बिल्कुल सेम है, लेकिन बच्चों उनका DNA फिर भी अलग हो सकता है, DNA फिंगरप्रिंट अलग हो सकता है। अनलाइक अ कन्वेंशनल फिंगरप्रिंट दैट occurs only on the fingertips and can be alternated by surgery। आपको पता है हम हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जो नॉर्मल फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं, जो अपनी नीट एग्जाम के अंदर जो अपना अंगूठा लगा के आता है ना, अंगूठा छाप बन के अपना डॉक्टर बनने चाहते हैं, तो अंगूठा छाप बन के जब हम डॉक्टर बनते हैं बच्चों, तो अंगूठा छाप जो हम देते हैं दैट इज आवर फिंगरप्रिंट, नॉट अ DNA फिंगरप्रिंट, दैट इज अ फिंगरप्रिंट। अगर आज जाके मैं अपना सर्जरी करा लूँ तो सर्जरी कराने से मेरा ऑल्टर हो सकता है, ये फिंगरप्रिंट ऑल्टर हो सकता है, करवा सकती हूँ, बट DNA फिंगरप्रिंटिंग नेवर बी ऑल्टर, बिकॉज वो हर एक सेल के अंदर DNA के अंदर प्रेजेंट है। DNA में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस थोड़ी ना कोई सर्जरी से चेंज कर देगा, है ना। तो आपकी स्किन के ऊपर जो आप प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते हैं तो आपका सीक्वेंस चेंज हो सकता है, तो आपका ये मतलब फिंगरप्रिंट चेंज हो सकता है, बट DNA फिंगरप्रिंट कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो सेल के अंदर DNA के ऊपर प्रेजेंट एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड होता है, तो वो सेम ही रहेगा। हर टिश्यू, हर ऑर्गन के अंदर एक पर्सन के सब में सेम रहता है वो। इट कैन नॉट बी चेंज बाय एनी नोन ट्रीटमेंट, किसी भी ट्रीटमेंट से चेंज हम नहीं कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द DNA फिंगरप्रिंटिंग। इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं? सबसे पहले बात तो जो पैटर्निटी डिस्प्यूट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, कि ये मेरा बच्चा है, तुम्हारा बच्चा है ना, ये पता नहीं किसका बच्चा है, तो पैटर्निटी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए हम बोल सकते हैं कि DNA फिंगरप्रिंटिंग से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2, DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक इज बीइंग यूज्ड टू आइडेंटिफाई जीन्स कनेक्टेड विद हेरिडिटरी डिजीज। अगर मान लो कि हमें कोई हेरिडिटरी डिजीज है, तो उसमें हम ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ये हेरिडिटरी डिजीज जो है कौन से जीन्स के थ्रू हो रही है, तो हम वहाँ पर बता सकते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक जो होती है ना, वहाँ पर हमें हेल्प कर सकती है, हमें बता सकती है कि इस जीन में डिफेक्ट है, इस वजह से तुम्हें ये डिजीज हो रही है। नेक्स्ट इज इट इज़ यूजफुल इन डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड लीगल परस्यूट्स। जो क्राइम एंड लीगल परस्यूट्स जो होते हैं उसको डिटेक्ट करने में भी काफ़ी यूजफुल होती है। इट कैन आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप्स, देयर ओरिजिन, हिस्टोरिकल माइग्रेशन एंड इन्वेजन्स, है ना, तो ये सब भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ट्रांसलेशन, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो देखिए यार, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन इट इज DNA डायरेक्टेड सिंथेसिस ऑफ RNA, यानी कि DNA से जब RNA बनता है, आप इसको फुल्ली डिस्क्राइब भी कर सकते हैं इफ इट इज आस्क्ड। अगर ये 5 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो आपको जरूर इसको फुल्ली डिस्क्राइब करना चाहिए, बट अगर आपको 2-3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं, नॉर्मल जो 1-2 बातें आपको पता है इसके बारे में। ट्रांसक्रिप्शन में DNA से RNA बनता है, और RNA जो होता है बेटा उसको ट्रांसक्राइब किया जाता है 3 days to 5 days टेम्पलेट के ऊपर, ठीक है। तो स्ट्रैंड ऑफ DNA इन 5 days to 3 days, टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ DNA इन 5 days to 3 days डायरेक्शन। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल अराइजन ड्यू टू म्यूटेशन इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है बेटा जो आपके जेनेटिक लेवल के ऊपर अगर आपके जेनेटिक लेवल पे या जीन लेवल पे आगे आकर कोई वेरिएशन होता है, कोई बदलाव होता है, दैट इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। सच वेरिएशंस आर यूनिक एट पर्टिकुलर साइट ऑफ DNA। एक DNA की पर्टिकुलर साइट के ऊपर वेरिएशंस जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, और इनको हम बोल देते हैं सैटेलाइट DNA। तो आपको पता है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग में पॉलीमॉर्फिज्म भी मिलता है। ये जो सैटेलाइट DNA होता है ना, इसके अंदर एक यूनिक पर्टिकुलर साइट होती है DNA की, सैटेलाइट DNA मैंने आपको बताया था, जहाँ पर आपको पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, ये बदलाव देखने को मिलता है, जेनेटिक लेवल का बदलाव, जहाँ पर आपको DNA लेवल का बदलाव आपको देखने को मिला, दैट इज अ पॉलीमॉर्फिज्म। द पॉलीमॉर्फिज्म इज DNA in DNA sequence is the basis of genetic mapping and DNA fingerprinting। DNA फिंगरप्रिंटिंग करनी हो या जेनेटिक मैपिंग करनी हो तो हमको क्या करना पड़ता है? ये पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है DNA सीक्वेंस के अंदर, यही होता है उसका बेस, यही होता है उसका बेस, DNA फिंगरप्रिंटिंग का बेस, जेनेटिक मैपिंग का बेस पॉलीमॉर्फिज्म ही होता है। ट्रांसलेशन की बात करें, ट्रांसलेशन क्या होता है बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस, कहाँ से कहाँ, mRNA से tRNA का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है।
बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स होता है कंप्यूटेशनल मेथड ऑफ हैंडलिंग एंड एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डेटाबेस। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब है कि हम कंप्यूटर की हेल्प से या उसके मेथड्स को यूज़ करते हुए हमारे जितने भी डेटाज हैं उनको एनालाइज करते हैं, उनको हैंडल करते हैं, जितने भी बायोलॉजिकल डेटाज हैं। जैसे कि हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलाया है, उस प्रोजेक्ट में जितने भी डेटाज हैं वो सारे कंप्यूटेशनल मेथड्स की हेल्प से हैंडल किए जा रहे हैं, एनालाइज किए जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कि हम जितने भी हमारे डेटा हैं, बायोलॉजी के डेटा हैं, बायोलॉजिकल डेटा है, उनको हम कंप्यूटेशनल मेथड की तरफ से हैंडल और एनालाइज करें। ठीक है, तो दैट इज इट बच्चों फॉर दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक इट एंड आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। अगर आपको कोई डाउट आए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में पूछ लेना। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इट हेल्प्स यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टिल देन टेक केयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी ज़रूर कर देना वीडियो को। थैंक यू, बाय।